स्टैंडर्ड में हमने आपके साथ जो बातें करी वो कौन कौन सी थी। एक तो बात हमने आपके साथ इस स्टैंडर्ड में की है मीनिंग की, कि इनटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग क्या है। एक हमने आपके साथ बात करी है रिकॉग्निशन कंडीशंस की। एक हमने आपके साथ बात करी है रिकॉग्निशन बेसिस की। एक हमने आपके साथ बात करी है सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर की। एक हमने आपके साथ बात करी है अमॉर्टाइजेशन की, और एक हमने आपके साथ बात करी है डिस्क्लोजर की। जैसे तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी में भी तो ऐसा ही था। प्लांट एंड मशीनरी का मीनिंग क्या है, प्लांट एंड मशीनरी को रिकॉग्नाइज कब करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी पर सब्सिक्वेंट खर्चे का क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्शन का क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी का डिस्क्लोजर क्या होगा। बट इस केस में हम इंस्टेड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हम इनटेंजिबल एसेट के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमने इनटेंजिबल एसेट के मीनिंग के बारे में बात करी तो मैंने इसके अंदर आपको दो बातें बताई। एक तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, एक मैंने आपको इसमें पैराग्राफ नंबर 56 बताया। जब डेफिनेशन बताई तो मैंने कहा इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, दीज आर एसेट्स। जब मैं एसेट बोलता हूं तो फटाफट से बताओ, एसेट के आते ही दिमाग में आपके मन में क्या सवाल आता है कि भाई इसकी कॉस्ट पक्का होगी तथा इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स भी होंगे। तो दीज आर एसेट्स विच आर आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल मतलब इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। किससे सेपरेट कर सकते हैं, फ्रॉम एंटिटी, एंड सोल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इनको अलग से बेचा जा सकता है। गुडविल एक स्पेशल केस है, गुडविल पर हम ये चेक नहीं करते वो सेपरेट हो सकती नहीं गुड, तो गुडविल इज आइडेंटिफाइबल। फिर मैंने कहा हैविंग नो फिजिकल सब्सटेंस, जिसका अपना कोई सब्सटेंस नहीं होता। मुझे नहीं लगता ये बात समझाने वाली है। जिसका कोई अपना सब्सटेंस नहीं है मतलब जो पदार्थ रहित, पदार्थ क्या रहित ही बोलेंगे ना, सहित बोलेंगे तो साथ हो जाएगा, पदार्थ के बगैर है, ठीक है ना। फिर जो नॉन मॉनेटरी इन नेचर है। नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है, मॉनेटरी का मतलब होता है जिसकी फिक्स्ड रियलाइजेशन है, जिसमें फिक्स्ड रियलाइजेशन है अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो नॉन का मतलब नहीं है, जिसकी नहीं है फिक्स्ड रियलाइजेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट। इसके उदाहरण कौन कौन से थे, इसके उदाहरण थे डेटर। क्या डेटर से फिक्स्ड रियलाइजेशन है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, डेटर है, बीआर है, इन्वेस्टमेंट है, बैंक बैलेंस है, इनमें आपकी फिक्स्ड रियलाइजेशन है, जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसी के पैसे आपको मिल रहे हैं। तो ये इनटेंजिबल एसेट नहीं होते हैं। और ये हेल्ड किसके लिए हैं, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जिनको हमने अपने पास किसके लिए रखा हुआ है, यूज के वास्ते। तभी तो डेप्रिशिएट होंगे ना भाई, तभी तो डेप्रिशिएट होंगे, क्योंकि यूज के वास्ते हैं तो आप डेप्रिशिएट करोगे। ओके, अगर सेल के लिए होते फिर थोड़ा ना डेप्रिशिएट करते। फिर हमने आपसे कहा पैरा 56 में कुछ चीजों को हम लोग अपने पास ऑलवेज राइट ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब वो हो सकता है हमारे पास ये दो कंडीशन पूरी कर जाएं, हो सकता है अगली एक कंडीशन पूरी कर जाएं, हम फिर भी उनको ऑलवेज राइट ऑफ कर देते हैं, यानी ये हमारे पास कभी भी एसेट के रूप में नहीं आएंगे। जिनमें एक आइटम तो बड़ी पुरानी चलती आ रही है, जिनमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस है, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, स्टार्टअप एक्सपेंसेस है। ये स्टार्टअप का मतलब वही है जो कंपनी बनने का स्टार्टअप होता है, स्टार्ट करने का जो खर्चा होता है। तो ये हमारे पास सारे के सारे खर्चों को हम एक ही बार में राइट ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा अंडरराइटिंग कमीशन हो सकती है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज हो सकता है, यानी इनको भी हम राइट ऑफ कर देते हैं। इन पे बार बार इंस्टीट्यूट एक सवाल पूछता रहता है, वो किसका है, एडवर्टीजमेंट का, कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या राइट ऑफ होना चाहिए। द आंसर इज यस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बोलते हैं, इसे पब्लिसिटी एक्सपेंस भी बोलते हैं, इसे मार्केटिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं। ये सारे के सारे खर्चे अब कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकते। इसके अलावा हमारे पास शिफ्टिंग के खर्चे भी हो सकते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग के खर्चे भी हो सकते हैं। इन सबको भी हम क्या कर देते हैं, इन सबको भी हम 100% एक ही बार में राइट ऑफ कर देते हैं। तो इनके ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है,
और भाई भी बता देते हैं कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है रिकॉग्निशन कंडीशंस, जो दो कंडीशन होती हैं, जो वैसे कोई ज्यादा मत्थापच्ची की जरूरत नहीं है इनमें, कि भाई वो एक कहता है एक तो इनकी कॉस्ट हम रिलायबली मेजर कर सकते हो, यानी कि कॉस्ट हमारे पास पता है, तथा एंड दूसरा है कि उसके एफईबी शुड फ्लो टू एंटिटी। हम तभी उनको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, नो क्वेश्चन, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। रिकॉग्निशन बेसिस की जब बारी आती है तो हमने कहा कि हमारे पास एसेट्स या तो अक्वायर्ड हो सकते हैं, या ये एक्सचेंज में हमने प्राप्त किए होंगे, किसी के साथ अदला बदली में प्राप्त किए होंगे, या हमने ये गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर प्राप्त किए होंगे, या हमने अपने पास ये सेल्फ जनरेट किए होंगे। अगर हमने अक्वायर किया होगा तो इसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, एक्सचेंज पर रिकॉर्ड किया होगा तो इसे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन्ड या एसेट गिवन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, जो ज्यादा स्पष्टता से आपको दिखाई देता है, हम उतने का रिकॉर्ड करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट को हम नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए हमारे पास AS 12 है, इसका मतलब इस स्टैंडर्ड में इसकी चर्चा नहीं होती है। सेल्फ जनरेटेड के अंदर हमने फिर से ग्रुपिंग कर डाली। हमने कहा अगर वो गुडविल है, या अगर मान लीजिए हमारे पास वो टाइटल्स हैं, कोई ब्रांड्स के नेम्स हैं, अगर ये सेल्फ जनरेटेड है, इफ सेल्फ जनरेटेड, तो इनको हम अपने पास कितने का रिकॉर्ड करेंगे? अगर हमारे पास टाइटल्स हैं वगैरह वगैरह तो हम इनको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, डू नॉट रिकॉर्ड, हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जो अदर्स होते हैं, जो अदर बच गए, अदर में क्या क्या बच गए? जैसे पेटेंट बच गए, जैसे सॉफ्टवेयर बच गए, जैसे वेबसाइट आ गई, जैसे फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूला भी हो गया, जैसे और कॉपीराइट्स भी हो गए, और बताओ बहुत है इतना, नो हाउ भी हो सकती है। इन सब पर हमने आपको कहा कि हमारे पास दो पैराग्राफ लगते हैं। कौन कौन सा पैराग्राफ? पैरा 41 और पैरा 44। मुझे फटाफट से बताओ पैरा 41 में क्या होता है? पैरा 41 में है रिसर्च एक्सपेंस, और ये सारा का सारा कहां चला जाएगा? P&L की। और ये है डेवलपमेंट एक्सपेंस, ये सारा का सारा क्या होगा? कैपिटलाइज। लेकिन इसमें आपको एक चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? अप टू RA अमाउंट, जो उसका RA का अमाउंट है वहां तक आप उसको अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। रिसर्च है कि डेवलपमेंट है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इनके अंदर हम देखते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी कब इस्टेब्लिश हुई है। जब टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाती है तो हम बोलते हैं पैरा 44 लगेगा, तब तक पैराग्राफ 41 लगता है। क्या इसमें फेल्ड रिसर्च भी इसी में आती है? द आंसर इज यस, इसी में फेल्ड रिसर्च भी आती है। कोई रिसर्च जो पास नहीं हुई वो भी इसी में आती है। अगर मान लीजिए आपने कोई रिसर्च में खर्चा डाल रखा है, क्या उसे दोबारा से लेटर ऑन रिसर्च को हम लेटर ऑन डेवलपमेंट में डाल सकते हैं? हमने कहा कि नॉट अलाउड। आपने एक बार किसी को रिसर्च में डाल दिया तो वो रिसर्च ही है, वो दोबारा से कभी डेवलपमेंट में नहीं आएगा। डेवलपमेंट में आप जब अपने पास लिखते हैं तो आपको अपने पास अप टू RA लिखना पड़ता है। RA क्या है? RA है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो आप अपने पास एस्टिमेट करते हैं कि आपको कितने साल तक उसका फायदा होगा। उसकी रेशो के अंदर उसके FEB की प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट किस पर करना है? डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम K के ऊपर उसको डिस्काउंट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये RA की वैल्यू निकल आती है। हमने यहीं पर बताया था कि पैकिंग मटेरियल से कंफ्यूज ना हो, पैकिंग मटेरियल हमेशा AS2 में आता है, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट बार बार ये पूछता है, इसलिए हमने पैकिंग मटेरियल पर भी आपके साथ बात करी कि इसके अंदर ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम इसमें परचेज प्राइस लेते हैं। इसमें अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं बोल रहा, वो माइनस कर देते हैं और इसके अंदर प्लस कर देते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज तथा एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज। एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज जो हैं वो कैसे लगती हैं? एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज आर चार्ज जस्ट लाइक सरचार्ज, ड्यूटी पे ड्यूटी लग जाती है। फिर उसके बाद हमने अपने पास कहा इसके ऊपर GST भी आता है। GST तब आता है अगर इसका नो ITC या नो रिफंड, अगर आप उस पर कोई भी ITC या रिफंड ले लेंगे तो फिर इन दैट सिचुएशन ये यहां पर कवर नहीं होगा। फिर हम इसके अंदर कहते हैं प्लस कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं ऑफ कंसल्टेंट। कौन से कंसल्टेंट हो सकते हैं?
जो हमारा टाइटल हमें दिला रहे हैं, जैसे लीगल कॉस्ट्स, जो इनकी वैल्यू करके दिखा रहे हैं, जो वैल्यूअर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं भी वैल्यूअर हूं, तो मुझे किसी ने कहा भाई साहब इसकी वैल्यूएशन करा दो, मैंने वैल्यूएशन कर दी, उसके पैसे लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो दैट इज बेसिकली वैल्यूएशन एक्सपेंस। या कोई हमें कंसल्टेंसी या परचेज करने के लिए बोल रहा है कि साहब इसके परचेज करने से पहले उसको चेक करवा रहे हैं, कोई भी और खर्चे, कोई कमीशन हो सकती है, परचेज की कमीशन, कोई भी खर्चे हो सकते हैं, ये क्या बन जाती है, कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट बन जाती है। ये भी हमने आपके साथ बात करी थी कि हमको इस तरह से अपने पास रिकॉर्ड करना चाहिए। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर में हमने 3 बातें आपको बताई कि अगर आप डिफेंड करने का खर्चा है तो ये हमेशा कहां चला जाएगा, P&L में। लेकिन अगर सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर इंप्रूव कर देता है या इंक्रीज कर देता है, क्या इंक्रीज कर देता है, ओरिजिनल, जो आपने ओरिजिनली एस्टिमेट किया था, क्या FEB, अगर वो उससे बढ़ जाए, FEB अगर ओरिजिनल एस्टिमेट को इंक्रीज कर दे, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कैपिटलाइज करना चाहिए। और बाकी सब केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस राइट ऑफ कर देना चाहिए, उसको अपने पास खत्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। ये लाइन का कोई औचित्य नहीं है, इस लाइन को हटा रहे हैं। अमॉर्टाइजेशन करने के लिए हमने आपसे क्या कहा कि इसके अंदर आपको कौन सी रेशो देखनी चाहिए, रेशो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये रेशो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, अगर मान लीजिए अवेलेबल है तो आपको यही लेनी चाहिए। आप इसमें लाइफ कितनी ले सकते हैं, आप इसमें लाइफ जो FEB की है वो लाइफ ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इफ इट इज मोर देन 10 ईयर्स, तो आपको ऐसे में क्या करना पड़ता है, एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है, हायर लाइफ का आपको एक नोट देना पड़ता है कि आपने हायर लाइफ ले रखी है उसके अंदर। तो रेशो ऑफ FEBs हम लेते हैं, बच्चा FEB पूछ रहा है, FEB मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज, कि मुझे कितने का फायदा होगा उस एसेट के ऊपर। अगर आप वो रेशो नहीं निकाल सकते हैं तो आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में नील स्क्रैप वैल्यू लेनी है और फिर से लाइफ कितनी लेनी है, आपने लाइफ 10 साल लेनी है। आप हायर लाइफ भी ले सकते हैं, लेकिन नोट के साथ आप लोअर लाइफ भी ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई नोट देने की आवश्यकता नहीं होती। बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के हिसाब से होगा, जिसमें ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन का नोट जाता है। जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से ये नोट आपको देना पड़ता है। हमारे पास जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो हमारे पास इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैं उनको भी साथ में मेंशन कर दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं एक बार अपना आईपैड निकाल लूं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पूछ रखे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से लिखा है, हालांकि आपको इससे फायदा होगा नहीं। आप देख लीजिए, आपको अगर समझ में आती है तो मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूं। कॉस्ट निकालने के सवाल ये हैं, फील्ड रिसर्च के ये हैं, सेल्फ जनरेटेड के ये हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं इनको अगर उसी चार्ट में डाल दूं तो आपको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसको उस चार्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, दैट विल हेल्प यू। तो कॉस्ट निकालने पर है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 289, और रिसर्च के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है 218, 216, 212 और 67। और इसके ऊपर हमारे पास डेवलपमेंट वाले पे सवाल है 287, 266, 211, 109 एंड 49। इसके ऊपर पब्लिसिटी वाले सवाल हैं 215, 110, 53 एंड 52। और अमॉर्टाइजेशन की रेशियो पर, इसके ऊपर जो मैंने भी करवाने हैं, ये हैं 284, 242, 221, 220, 217, 214, 213, 65 एंड 50। इसके अलावा सब्सीक्वेंट के ऊपर हमारे पास, अब इनमें से कौन सा है आई कैन नॉट से, ये है 257। और डिस्क्लोजर पर है क्वेश्चन 281। और
बीच में हमारे पास एक एरर वाला क्वेश्चन था। वो एरर वाला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, तो एरर वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहता हूं कि इसके अलावा एक एरर वाला क्वेश्चन है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 एंड 259। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन मिक्स है, मतलब इन सबका खिचड़ी बना रखी है, वो है 219। ठीक है, तो ये था हमारे पास वो चार्ट। मिक्स वाला क्वेश्चन ये है 219 नंबर, ये हमारे पास जो एरर वाला क्वेश्चन है, और ये मैंने सारे क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो ये असल में टोटल क्वेश्चन थे, इन्हीं को हमने ऑर्गेनाइज करके आपके पास ये बना दिया, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका मैं प्रिंट आउट ले लेता हूं, और अब आप इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दें शशि।